हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 सिमिलरिटी का, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें क्या लिखा है कि इन द फिगर, मतलब इस फिगर में सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD, ये चार जो सेगमेंट आप देख रहे हो आर परपेंडिकुलर। ये सब के सब परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर जिसका नाम AD आप यहाँ पे देख रहे हो। ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। चलिए इतना समझने के बाद आगे हमसे फिर और क्या दिया है कि AB जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 60 है, BC जो है वो 70 है, CD जो है वो 80 है, और PS, देखिए PS यहाँ से यहाँ तक, मतलब समझेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपको 280 दिया है, यूनिट दिया है आपको, कोई वो नहीं बताया है सेंटीमीटर मीटर। फिर हमसे क्या बोला कि देन फाइंड PQ। तो अब हमसे क्या बोला है कि PQ फाइंड आउट करिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर QR फाइंड आउट करिए और RS फाइंड आउट करिए। इतना तीन चीज़ आपको फाइंड आउट करने को बोला है। चलिए फाइंड आउट तो करना है, उसके पहले आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो PA, QB, RC, SD, ये जो परपेंडिकुलर है इससे आपको क्या मिल सकता है। तो पहले तो ये लिख देते हैं कि सॉल्यूशन में कि सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। तो अगर इतने लाइन अगर परपेंडिकुलर है, भले इनका बीच का गैप सेम नहीं है, जैसे ये अलग ज़्यादा गैप है, ये कम गैप है, लेकिन हर एक लाइन इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। तो ये भी सीधा जा रहा है 90 डिग्री बना के, ये भी सीधा जा रहा है। अगर इसी लाइन के ऊपर सब 90 डिग्री बना रहे हैं तो आपस में जितने लाइन है ये सब पैरेलल रहेंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा मेंटेन रहेगा हर जगह पे। अगर ये 10 सेंटीमीटर, या 10 नहीं, बहुत ज़्यादा ही है, अगर ये 80 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो हर जगह पे 80 रहेगा इनके बीच में। तो पर ये 80 थोड़ी हो सकता है ना, क्योंकि ये क्रॉस है। ऐसा मत समझिए कि अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि 80 परपेंडिकुलर रहेगा, सीधा डिस्टेंस 80 रहेगा, पर ये क्रॉस है तो इसका डिस्टेंस पता नहीं कितना रहेगा, वो तो आपको फाइंड आउट करना है। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारी लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। और वही चीज़ हमको यहाँ पे लिख के बताना है कि परपेंडिकुलर्स टू सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर्स रहेंगे तो आर पैरेलल टू ईच अदर। इतना हमने स्टेटमेंट लिखा है जो आपको लिखना है शुरुआत में। फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, अरेंज करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर बराबर एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, और फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए किस तरह आपको ये डिस्टेंस मिलेंगे ये आप समझते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा फाइनली। फिर बाद में एक बार समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगी किस तरह आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो चार लाइन है ये पैरेलल जो दिया हुआ है इसको हम बता दिया, मतलब जो हमको मिला अभी, जो स्टेटमेंट मैंने आपको इसके पहले बताया, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सेगमेंट PA is parallel to segment QB and which is parallel to segment RC and which is parallel to segment SD। तो चार लाइन ऐसे यहाँ पे आपको पैरेलल मिल रहे हैं, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था थ्री पैरेलल लाइंस का, पर यहाँ पे चार है तो आप वही प्रॉपर्टी को चार पैरेलल लाइंस या मोर देन 3 करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये ट्रांसवर्सल्स हैं, वी गेट क्या आपको मिलेगा। देखिए जब 3 लाइन पैरेलल होते हैं और ट्रांसवर्सल होते हैं 2 ट्रांसवर्सल, तो आपको पता है कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये होता है, या ये अपॉन ये और ये अपॉन ये होता है 3 लाइन पे, पर यहाँ पे 4 है तो 4 में भी वैसे ही मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है किस तरह आप ले रहे हो। फॉर एग्जांपल देखिए, आप SR अपॉन DC इज इक्वल टू RQ अपॉन CB विच इज़ इक्वल टू QP अपॉन BA, ऐसा 3 ले सकते हो, या आप ऐसा भी ले सकते हो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC एंड विच इज़ इक्वल टू RS अपॉन CT, ऐसा भी ले सकते हो। या आप देखिए स्किप भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, देखिए SR एक लिया है सेगमेंट और RP ले सकते हो, 2 सेगमेंट एक साथ, तो सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा DC अपॉन CA। या हम ऐसा कर सकते हैं, स्टार्टिंग का 2 सेगमेंट ले लेते हैं, SQ अपॉन DB विच इज़ इक्वल टू QP अपॉन BA। ये चीज़ हम यहीं पे करने वाले, कौन सा? SQ अपॉन QP विच इज़ इक्वल टू DC अपॉन CA, जिसमें DC का वैल्यू आपके पास 80 है और CA का वैल्यू आपको ये दोनों को प्लस करके मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम SQ ले रहे हैं हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है, और QP जो लेंगे वो भी वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास S से लेके P तक का डिस्टेंस है 280, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि SQ और QP प्लस हो जाए, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे रहेगा। तो फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स वी गेट
एस क्यू अपॉन क्यू पी विच इज़ इक्वल टू डी बी अपॉन बी ए। तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि एस क्यू अपॉन क्यू पी विच इज़ इक्वल टू डी बी अपॉन बी ए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो 9th क्लास है वो याद करना पड़ेगा। उसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके जो चैप्टर है उसमें कंपोनेंटो करके एक प्रॉपर्टी सीखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं तो नीचे जो है उसको अगर आप ऊपर लेकर के इसके साथ प्लस कर दोगे और वही चीज़ अगर आप यहाँ पे भी करोगे तभी भी वो दो रेशियो इक्वल होते हैं। अगर आपको कंपोनेंटो, डिविडेंडो ये सब प्रॉपर्टी नहीं समझा है तो आप 9th स्टैंडर्ड का वो लेसन देखिए, बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपोनेंटो डिविडेंडो है क्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप देखोगे कि बाई कंपोनेंटो वी गेट, आपको क्या मिलेगा कंपोनेंटो से। देखिए कंपोनेंटो कब जब भी आप अप्लाई करोगे तब होगा क्या कि डिनोमिनेटर को आपको एक बार ऊपर ऐड करना है, लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट रेशियो में भी, और वही चीज़ आपको राइट में भी करना है, और दोनों इक्वल ही होता है। मैंने एग्जाम्पल दे के नंबर्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है 9th के क्लास में, आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये एस क्यू यहाँ पर लिखा है, फिर अपॉन क्यू पी यहाँ पर लिखा है, और इसी क्यू पी को ऊपर आपको ऐड करना है, तो इसको थोड़ा सा आगे करके ऐसा लिखेंगे प्लस क्यू पी, और अगर अरेंज करके लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है इस तरीके से, और वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा कि डी बी, फिर इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और प्लस ये ऊपर चला जाएगा बी ए अपॉन बी ए। तो देखिए कंपोनेंटो में फिर से आपको बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो ऊपर वाले टर्म में ऐड हो जाता है, दोनों तरफ से सेम करना पड़ता है, और पूरा का पूरा आंसर जो रहता है वो सेम रहता है। इससे देखिए क्या हो रहा है कि एस क्यू प्लस क्यू पी, अगर आप डायग्राम में देखते हो, एस क्यू प्लस क्यू पी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ऐड कर रहे हो तो पूरा का पूरा एस पी हो जाता है, और जो आपके पास 280 है तो हम यहाँ पे एस पी लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। तो एस क्यू प्लस क्यू पी को एस पी के जगह पे हम पी एस लिखेंगे। देखिए एस क्यू प्लस क्यू पी एस पी होता है या पी एस होता है, एक ही बात है। पी एस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में पी एस करके वैल्यू दिया कि पी एस इज़ 280, चलेगा, आप एस पी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। तो इनको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा पी एस, और अपॉन क्यू पी सेम रहेगा, विच इज़ इक्वल टू डी बी प्लस बी ए। अब देखिए डी बी प्लस बी ए अगर देखा जाए तो डी बी 80 प्लस 70 हो रहा है, और बी ए कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो आप ऐसा प्लस करके लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसा ये हमने किया वैसा यहाँ पे कर सकते हैं कि डी बी प्लस बी ए होता क्या है। देखिए डी बी प्लस बी ए आपको डी ए मिलेगा, या आप बोल सकते हो ए डी मिलेगा, जो भी आप लिखो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डी और अपॉन बी ए, या ए बी आप लिखिए, चलेगा। और इसका रीज़न क्या देंगे, इसका रीज़न हम देंगे कि पी क्यू एस और ए बी डी, मतलब पी क्यू एस जो पॉइंट है, पी क्यू एस जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो एक ही लाइन में आ रहा है, कोलिनियर है, और उसी तरह इस तरफ वाले लाइन में भी ए बी डी ये भी एक ही लाइन में आ रहा है। अब क्या करते हैं कि जो जो वैल्यूज़ है वो हम लिखते हैं। जैसे पी एस जो है, पी एस का वैल्यू आपके पास 280 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 280, तो ये हो जाएगा 280, फिर अपॉन क्यू पी का वैल्यू आपके पास नहीं है तो क्यू पी को पी क्यू लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू पूछा है आपसे, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे बी ए, अगर आप देखते हो बी ए या ए बी तो आपको 60 दिया है, तो इसके डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं 60, और इतना बड़ा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ए डी जो है, ए डी उसके प्लेस पे हम ऐसा लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए डी के प्लेस पे लिख दिया हमने, ए डी के प्लेस पे हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और ये सभी का वैल्यू आपके पास है। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, ए बी सी, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स है एक लाइन में आते हैं, और बी सी डी मतलब दोनों जो भी यहाँ पे आपने यूज़ किया है वो सब एक लाइन में आ रही है, आपको बताना है। अगर आप किसी तरह नहीं बता पाए तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब मार्क्स आपके नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हम फिर आगे क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे ए बी का, बी सी का और सी डी का। तो ये 280 सेम रहेगा, तो यहाँ पे 280 लिखते हैं, फिर अपॉन पी क्यू भी सेम रहेगा, पी क्यू विच इज़ इक्वल टू ए बी के प्लेस पे लिखते हैं 60, तो 60 प्लस बी सी के प्लेस पे लिखेंगे 70, यहाँ पे आएगा 70, फिर प्लस सी डी के प्लेस पे लिखते हैं 80, यहाँ पे हो जाएगा 80 द होल डिवाइडेड बाय 60, जो आपको बी ए का या ए बी का वैल्यू था 60। अब देखिए अब यहाँ पे सब जगह पे वैल्यूज़ आ चुका है, सिर्फ पी क्यू बच रहा है, तो आपको पी क्यू मिल जाएगा। एक बार पी क्यू मिलेगा तो आपको क्यू आर और आर एस भी मिल सकता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 280 अपॉन पी क्यू विच इज़ इक्वल टू, इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिलता है 210, और द होल डिवाइडेड बाय 60। अब आपको पी क्यू का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी क्यू इंटू 210
पी क्यू इंटू 210 विच इज़ इक्वल टू 280 इंटू 60, 280 इंटू 60, फिर 210 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर पी क्यू जो है वो आपको मिलता है 280 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 210, एक मिनट, 210। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल होता है, 7 के टेबल में जा रहा है, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ये दोनों 3 के टेबल में जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 0, फिर 4 2 ज़ा 8 और 0 या 4 20 ज़ा 80, तो आपको 80 मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर पी क्यू इज़ इक्वल टू 80, या हम ऐसा लिख देंगे बॉक्स में कि देयरफॉर पी क्यू इज़ 80। तो आपको पी क्यू मिल गया 80। अब आपको क्यू आर फाइंड आउट करना है, एस आर फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्यू आर आपको मिल सकता है अगर आप ये दो रेशियो लेते हो, जैसे आर क्यू अपॉन क्यू पी विच इज़ इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए। तो आर क्यू के प्लेस पे आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन क्यू पी के प्लेस पे आप 80 लिखोगे, सी बी के प्लेस पे आप या बी सी के प्लेस पे आप 70 लिखोगे, ए बी के प्लेस पे आप 60 लिखोगे। तो हम यही करते हैं, इसके आगे लिखेंगे। तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल्सो, जैसा वो रेशियो लिखा था 3 पैरेलल लाइंस के या मोर पैरेलल लाइंस के हिसाब से, तो वैसे यहाँ पे एक बार मेंशन किया है ऊपर प्रॉपर्टी, तो आप लिख सकते हैं कि ऑल्सो आर क्यू अपॉन क्यू पी इज़ इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए, या बी सी अपॉन ए बी कर सकते हो आप। अब आर क्यू के प्लेस पे आपको कुछ नहीं लिखना है, उसको हम क्यू आर लिख देते हैं, क्योंकि क्यू आर करके आपसे पूछा है। तो क्यू आर अपॉन क्यू पी अभी आपको मिला 80, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 80 विच इज़ इक्वल टू सी बी या बी सी आपको 70 मिला है, 70 लिखते हैं, अपॉन बी ए आपको 60 मिला, तो यहाँ पे 60 लिखते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्यू आर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, फिर विच इज़ इक्वल टू 70 इंटू 80 आ जाएगा, तो 70 इंटू 80, और उसके बाद 60 को वहाँ पे भेजेंगे। तो देयरफॉर क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 60। ये दोनों ज़ीरो आप कैंसिल कर सकते हो। फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, और उसके बाद 3 और 70 किसी टेबल में नहीं जाने वाला है, और 3 और 4 भी नहीं जाएगा, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 4 ज़ा 28 और ये 0, तो 280 हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 280 हो रहा है, और अपॉन ये 3। तो अब हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे कि देयरफॉर क्यू आर जो है वो आपको मिलता है 280 अपॉन 3। तो क्यू आर आपको मिल गया 280 अपॉन 3। अब बचता है आपको फाइंड आउट करने के लिए आर एस। ठीक है, तो जिस तरह हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये अपॉन ये लिया और ये अपॉन ये लिया, जिसमें से ये नहीं था तो आपको मिल गया, उसी तरह आप फिर से यही कर सकते हो कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये लेके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या होने वाला है, अगर ऐसा लेंगे अपॉन में जैसा यहाँ पे लिया है, तो ये अपॉन ये में जब अपॉन में आप 280 अपॉन 3 लिखोगे ना, तो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा परेशानी आएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आपके पास पी क्यू भी है, आपके पास क्यू आर भी है, और आर एस नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास पी एस भी है। एक ही चीज़ ले रहे हैं हम, रेशियो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। आप रेशियो लेके 100% कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग ऐसा कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि पी क्यू को, क्यू आर को और आर एस को तीनों को प्लस करेंगे तो पी एस मिलेगा। देखिए पी क्यू को, क्यू आर को और आर एस को प्लस करेंगे तो पी एस मिलेगा, क्योंकि ये सब कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस, और वहाँ पे हम बताएंगे कि सिंस पॉइंट पी क्यू आर ये और क्यू आर एस कोलिनियर है, क्योंकि एट ए टाइम आप 3 पॉइंट बताते हो कोलिनियर के लिए, और यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है। तो स्टार्टिंग का 3 ले लिया, और फिर उसके बाद एक को छोड़ के आगे का 3 ले लिया, और इस तरह बता दिया। अब पी क्यू के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, पी क्यू के प्लेस पे आप 80 लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं 80, यहाँ पे 80 लिख देते हैं। फिर प्लस क्यू आर के प्लेस पे 280 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 280 अपॉन 3। एटलीस्ट ऐसा अपॉन करके नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा ये ईजी पड़ सकता है। फिर प्लस आर एस आपके पास नहीं है, तो आर एस आप आर एस लिखिए विच इज़ इक्वल टू पी एस आपके पास 280 है, तो आप लिखिए 280। उसके बाद आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने अगर ऐसा किया कि आर एस को यहाँ पे रखा, और 280 जो राइट साइड में है उसको भी वैसे लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ये दोनों टर्म है या दोनों नंबर से उसको राइट साइड में भेजा, तो ये प्लस 80 वहाँ पे गया तो माइनस 80 हो जाएगा, और ये प्लस 280 अपॉन 3 वहाँ पे गया तो माइनस 280 अपॉन 3 हो जाएगा, जिसमें से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एस विच इज़ इक्वल टू 280 माइनस 80 आपको मिल जाएगा 200, फिर माइनस 280 अपॉन 3, 280 अपॉन 3, जिसमें अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 200 करेंगे तो 3 2 6, 600 हो जाएगा, फिर माइनस 280 1 280 द होल अपॉन 3, जिसमें से अगर 600 में से अगर आप 280 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 320, और अपॉन ये 3।
तो 320/3 जो है वो आपको आर एस का वैल्यू मिलता है, जो फाइनली आप लिख सकते हो कि देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 320/3। तो आर एस आपको मिल गया 320/3। तो चलिए आपका 8th क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन देखिए आपके लिए एक एक्टिविटी है और यहाँ पे क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के अंदर सेगमेंट पी एम ये मीडियन है। तो अब अपोलेंस का जो प्रॉपर्टी है वो आपके दिमाग में आ सकता है। दूसरी बात है कि अगर ये मीडियन है तो जितना डिस्टेंस क्यू एम का है, जितना लेंथ क्यू एम का है, उतना ही एम आर करेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे आके मिलता है। फिर आगे क्या बोला कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू का जो एंगल बाइसेक्टर है, जो आप ये देख रहे हो एम एक्स या एम से जो शुरू होकर आगे जा रहा है, ऐसा समझिए, एंड एंगल पी एम आर का जो बाइसेक्टर है, मतलब इसका जो बाइसेक्टर है इस एंगल का पी एम आर का जो ये जा रहा है, उनका बताने का मतलब है कि यहाँ का जो बाइसेक्टर जाएगा और यहाँ का जो बाइसेक्टर जाएगा, जब वो आगे की तरफ जाएगा तो पी आर से टकरा जाएगा या उसको इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा बोलिए। और इस ये वाला जो है वो पी क्यू से इंटरसेक्ट करेगा। तो कहाँ पे कर रहा है, एक एक्स पे कर रहा है और एक वाई पे कर रहा है। एज्यूम उन्होंने दिया है आपको नाम, तो वो बता रहे हैं कि पी एम क्यू का बाइसेक्टर और पी एम आर का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करते हैं साइड्स को पी क्यू पे और पी आर पे इन पॉइंट्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का वर्ड भी मैंने बताया कि पी क्यू है तो एक्स है और पी आर है तो वाई है। फिर आपको क्या बोला कि प्रूव दैट कि एक्स वाई जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्यू आर को पैरेलल है। तो ये आपको प्रूव करना है। मतलब फाइनली आपको सिर्फ ये समझना है कि एक एंगल बाइसेक्टर इस ट्राइंगल में है, एक एंगल बाइसेक्टर इस ट्राइंगल में है, एक मीडियन है, और फिर आपको प्रूव करना है ये दोनों लाइन पैरेलल। अब ये सबको यूज़ करके आप क्या कर पाओगे, आपको ये समझना है। तो चलिए एक्टिविटी है, देखते हैं। फिर से इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से समझते हैं, पूरा का पूरे स्क्रीन पे आपका पूरा एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको बोला कि कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस को आपको फिल करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल पी एम क्यू अगर ये ट्राइंगल दिखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, तो रे एम एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू। तो एम एक्स जो है वो बाइसेक्टर है एंगल पी एम क्यू का। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, उन लोग ने वापस यही बताया। बोलने का मतलब है फिर ये 4 बॉक्स क्यों देगा, क्योंकि और यहाँ पे ये रीज़न क्या दे रहा है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये बाइसेक्टर है एंगल का, एंगल पी एम क्यू का, तो आप एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, उससे जो फॉर्मूला बनता है वो आपको लिखना है। और मैंने फॉर्मूला भी समझाया था आपको कि आपको कैसा फॉर्मूला लिखना है। तो पहले मैंने बोला था कि जो बाइसेक्टर है जिस साइड पे मिलता है उसको छोड़कर ये अपॉन ये लिखना है। मतलब आप लिखिए पी एम अपॉन क्यू एम, तो यहाँ पे लिखिए पी एम अपॉन क्यू एम विच इज़ इक्वल टू, फिर आप ये लिखिए पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरह फिर ये सेकंड ट्राइंगल में चलने को बोल रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल के अंदर, और वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एम वाई जो है वो अब बाइसेक्टर है अगर इस एंगल का, एंगल पी एम आर का। तो आपको फिर से थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पे क्या मिलेगा, तो फिर से आपको ऐसा मिलेगा कि पी एम अपॉन एम आर। जिसने एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला समझा है उसके लिए ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, और मैंने ये सब कुछ अच्छे से ट्रिक से समझा है कि किस तरह आप लिखोगे। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व किए हो तो पी एम अपॉन एम आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एम अपॉन एम आर विच इज़ इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। यहाँ पे आ जाएगा पी वाई अपॉन वाई आर। अब उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखा कि बट एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर, और यहाँ पे लिखा है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, हेंस एम क्यू इज इक्वल टू एम आर। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि हमारा जो नेमिंग है पी एम है और यहाँ का जो नेमिंग है एम पी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने से अच्छा है कि इसको फिर से हम इनके स्टाइल में लिखते हैं। इन्होंने क्या किया है, हमने पी एम लिखा है, हमने पी एम लिखा है फॉर्मूले के हिसाब से, या हमको एम पी लिखना है, ऐसा समझिए। तो चलिए फिर से शुरू कर देते हैं, बस इतना ही करेंगे। तो ये ट्राइंगल के अंदर ये अगर बाइसेक्टर है तो आपको मिलेगा पी एम अपॉन क्यू एम, मतलब आप लिखोगे एम पी अपॉन एम क्यू। तो इस बार आप याद रखिए कि आपको लिखना है एम पी अपॉन एम क्यू, और विच इज़ इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। ये सेम यहाँ पे देखने को मिलता है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह ये भी सेम है पी वाई अपॉन वाई आर। और उसी तरह अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपको मिलेगा एम पी अपॉन एम आर, यहाँ पे लिखेंगे एम पी अपॉन एम आर विच इज़ इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। अब आपको समझेगा कि लेकिन एम पी अपॉन एम क्यू जो है, एम पी अपॉन एम क्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये चीज़ वो एम पी अपॉन एम आर के इक्वल में है, वो एम पी अपॉन एम आर के इक्वल में है। ये दोनों इक्वल ऐसा बता रहे हैं वो लोग। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको प्रूव क्या करना है, आपको
ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करना है। कौन सा लाइन? एक्स वाई लाइन पी क्यू को पैरेलल प्रूव करना है। एक्स वाई जो है वो पी क्यू को तभी पैरेलल होगा, एक्स वाई पी क्यू को तभी पैरेलल होगा जब आपको पी एक्स अपॉन एक्स क्यू ये अगर आपने बता दिया कि इक्वल है पी वाई अपॉन वाई आर, ऐसा अगर आपने बता दिया तो ये ऑटोमेटिकली दोनों पैरेलल हो गए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या था, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर ये इसको पैरेलल है तो आपको मिलता है ये अपॉन ये विच इज़ इक्वल टू ये अपॉन ये, और उसका उल्टा अगर आपको पहले कहीं से ऐसा मिलता है कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल है, तब 100% फिर ये जो लाइन है वो इसको पैरेलल होगा। और वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम ये बोलेंगे कि किसी तरह हम ये बताएंगे कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू जो है वो इक्वल है पी वाई अपॉन वाई आर को। तो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू जो है वो आपको यहाँ पे मिला है और पी वाई अपॉन वाई आर जो है वो आपको यहाँ पे मिला है। मतलब आपको ये दोनों को इक्वल बताना है, और ये दोनों तब इक्वल होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एम पी है, ये भी एम पी है, तो एम पी को तो इक्वल ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब आपका जो पूरा किस्सा है, मतलब ऐसा समझिए स्टोरी जो है वो ये है कि एम क्यू और एम आर आप इक्वल बताइए। तो एम क्यू और एम आर को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये एक मीडियन था जिसकी वजह से ये मिड पॉइंट बन जाएगा, और अगर ये मिड पॉइंट होता है तो जितना डिस्टेंस जितना लेंथ एम क्यू का रहेगा उतना ही एम आर का रहेगा। तो एम क्यू और एम आर तो इक्वल हो ही रहे ना यहाँ पे, और इसीलिए हम डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं। देखिए फिर से बोलो कि आपको ये दोनों इक्वल बताना है, क्योंकि ये दोनों जब आप इक्वल बताओगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल होंगे आपको इस तरह दिखाई देगा तो आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी से डायरेक्ट बोलोगे कि ये लाइन इसको पैरेलल है। तो ये दोनों में हो क्या रहा है कि पहला वाला जो न्यूमरेटर है एम पी वो तो सेम है, लेकिन हाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे एम क्यू दिख रहा है और यहाँ पे एम आर दिख रहा है, जो दिखने में इक्वल नहीं है लेकिन मीनिंग में यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन है। और इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला है कि बट एम पी अपॉन एम क्यू जो है वो इक्वल है एम पी अपॉन एम आर को, और इसका ये रीज़न बोला है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि क्यू आर का जो मिड पॉइंट है वो एम है, और हेंस ऐसा बोल सकते हैं कि एम क्यू इज़ इक्वल टू एम आर, और इसी वजह से हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है। और अब अगर ये दोनों इक्वल है तो 1 और 2 में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से कि ये दोनों अब इक्वल ही होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2। और जब ये दोनों इक्वल हो गए पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम आप बोल सकते हो कि ये लाइन इसको पैरेलल है। तो बस इतना ही है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए आपका 9 क्वेश्चन फिनिश होता है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन फिगर 7.1.78 सॉरी ये वाली फिगर में बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी का जो बाइसेक्टर आप देख रहे हो यहाँ पे, और आगे क्या लिखा है कि एंड सी, मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी कहाँ पे आके मिल रहे हैं? एक्स पे मिल रहे हैं। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स पे आके मिल रहे हैं, ये और ये जाके यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसका नाम एक्स दिया है। फिर लाइन ए एक्स, जब लाइन ए एक्स या सेगमेंट ए एक्स को जब हमने एक्सटेंड किया, जब पहले ए एक्स तक पहुँचे उसके बाद जब हम आगे चले तो वो क्या कर रहा है? बी सी को वाई पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट्स साइड बी सी इन पॉइंट वाई, और उसके बाद फिर हमसे जो वैल्यू दिया वो बताया कि ए बी जो है वो आपको बोला कि 5 है, ए सी जो है वो आपको बोला कि 4 है, और बी सी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये बी सी जो है आपको 6 दिया है, और हमसे बोला कि देन फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई, आपको ए एक्स अपॉन एक्स वाई फाइंड आउट करने को बोला है। चलिए क्वेश्चन को अरेंज करते हैं थोड़ा इस तरीके से, और जो फाइंड आउट करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई किस तरह फाइंड आउट होगा ये हम देखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन से शुरू करते हैं और बोलते हैं कि ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, ट्राइंगल ए बी वाई, ये ट्राइंगल के अंदर बी एक्स जो है वो क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल बी का। तो आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी से जो फॉर्मूला मिलता है वो आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी वाई, इस ट्राइंगल में रे बी एक्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी वाई को, और इसीलिए हम प्रॉपर्टी से लिखेंगे देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल आपको क्या मिलेगा? ए बी अपॉन बी वाई विच इज़ इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी अपॉन बी वाई विच इज़ इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, जिसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह जैसा हमने यहाँ पे लिया है उसी तरह इस ट्राइंगल में भी आ जाते हैं, ये वाले ट्राइंगल में जिसका नाम है ए वाई सी या ए सी वाई। इसके अंदर रे सी एक्स जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी वाई का, और फिर यहाँ पे भी आपको फिर फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी वाई रे सी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल ए सी वाई, देयरफॉर
बाई थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख सकते हो, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कि AC अपॉन CY विच इज इक्वल AX अपॉन XY, और इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों को देखते हो तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो AX अपॉन XY है, इसका भी राइट हैंड साइड है AX अपॉन XY। तो अगर राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल रहेगा। इसका मतलब है कि AB अपॉन BY जो है वो AC अपॉन CY को इक्वल है। लेकिन सिंस आपको AX अपॉन XY भी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आपको AX अपॉन XY का भी चाहिए, तो हम सिर्फ ये दो बताएंगे इक्वल है ऐसा नहीं, हम ये सिर्फ दो इक्वल नहीं बताएंगे, साथ में इसको भी ले लेंगे। बोलने का मतलब है कि हम ऐसा बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 AB अपॉन BY जो है वो इक्वल है AC अपॉन CY को, और विच इज़ इक्वल टू AX अपॉन XY। दो बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि AB अपॉन BY ये AC अपॉन CY को इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है AX अपॉन XY को, क्योंकि आपको AX अपॉन XY का वैल्यू चाहिए। और उसके बाद देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो AB के प्लेस पे आप 5 लिख सकते हो, क्योंकि AB आपके पास 5 है, BY नहीं है आपके पास क्योंकि पूरा BC है। 4 जो है वो है AC, यहाँ पे 4 जो है वो सॉरी AC के प्लेस पे हमने 4 लिख दिया, और CY को CY लिखा, और AX अपॉन XY को एज इट इज़ लिखा है। अब अगर आपको AX अपॉन XY का वैल्यू चाहिए तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे BY आपके पास अलग से नहीं है, CY आपके पास अलग से नहीं है, लेकिन हाँ BY और CY दोनों को अगर ऐड करते हो तो BC हो जाता है, और BC आपके पास 6 है, मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड करने का जो रूल है, यहाँ पे अगर कंपोनेंट अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर जाके ऐड होएगा, और ऊपर जाके ऐड होने से आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ पे फिर से हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, या एक थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। इसका क्या मतलब है कि अगर 3 रेशियो इक्वल है तो पहला जो 2 रेशियो है, कोई भी आप रैंडमली आगे का भी 2 ले सकते हो, लेकिन हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसलिए पहला 2 वैल्यू छूट रहा है, पहला 2 रेशियो छूट रहा है। तो पहले 2 रेशियो को अगर इन दोनों को प्लस करूँ और इन दोनों को भी प्लस करूँ और पूरा सॉल्व करूँ तो भी इसके इक्वल मिलेगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का जो भी हमने टॉपिक कवर किया 9th स्टैंडर्ड में, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप रियल में समझ पाओगे कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता क्या है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बीच में कहाँ से आ गया, तो एक बार आप 9th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है ओपन करिए, वहाँ पर देखिए कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो कौन से एक्सरसाइज में कौन से लेसन में एक्सप्लेन हुआ है। वही लेसन का वीडियो आप देख लीजिए जो ऑलरेडी बन चुका है, आपको क्लियर हो जाएगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। उसी तरह कंपोनेंडो, डिविडेंडो, जो भी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पीछे के प्रॉपर्टीज यूज होते रहेंगे, और पीछे के पूरे प्रॉपर्टीज को अभी पूरा डिटेल में बताना प्रॉब्लम होएगा, नहीं हो पाएगा, वो लेंदी हो जाएगा। इसके लिए आप अगर डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम लेकर ये वीडियो को वॉच कर लेते हो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो को, तो क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट आपके दिल को सुकून होगा। तो हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और सिंस आपके पास BC का वैल्यू है जो BY प्लस YC से मिलेगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, देखिए ऐसा हो जाएगा, ये जो इक्वल का साइन है ये ऐसी रहेगा, AX अपॉन XY ये भी ऐसी रहेगा। इन दोनों को ऐड करिए, जैसे नीचे को ऐड करें तो ऊपर भी ऐड ही करना पड़ेगा ना, तो 5 + 4 ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा BY प्लस CY, तो BY प्लस CY, और BY प्लस CY अगर आप देखते हो तो वो बन जाता है BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 + 4 आपको 9 मिलेगा, BY प्लस CY आपको BC मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC विच इज़ इक्वल टू AX अपॉन XY को एज इट इज़ लिखते, क्योंकि इसका वैल्यू आपके पास है ही नहीं, और यही आपको फाइंड आउट करना है। उसका देखिए ये 9, तो यहाँ इसका एक रीज़न लिख दीजिए यहाँ पे कि B, Y और C, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। फिर ये 9 सेम रहेगा, और BC का जो वैल्यू है आपके पास 6 मिला है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और विच इज़ इक्वल टू AX अपॉन XY, और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर AX अपॉन XY जो है वो आपको मिलता है 3/2, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका फिनिश होता है, और ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। चलिए इसके बाद की वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन को लेके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।